एवरीवन एक्टिव गुड रहो यार मॉर्निंग क्लास मैम। में। गुड मॉर्निंग प्रज्वल। मेरा नाम साक्षी गुप्ता है, मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगी फिलहाल। अभी आपके बैचेस कंफर्म नहीं है, जब फोटोन कैटलिस्ट 6 आर 12 आर में डिवीजन हो जाएगा तब आपको आपके फाइनल टीचर्स भी मिल जाएंगे, क्योंकि अभी जब बैचेस डिवाइड होंगे फॉर्मल तभी आपको फाइनल टीचर्स अवेलेबल हो पाएंगे। तो अभी फिलहाल मैं पढ़ा रही हूँ आपको, मेरा नाम साक्षी है। एंड आई थिंक काफी बच्चे मुझसे नहीं मिले हैं पहले यहाँ पे, तो मैं अपने को इंट्रोड्यूस कर देती हूँ थोड़ा सा। तो जब मैं आपकी जैसे ही 11th में थी, 10th में थी, तो 10th में मुझे साइंस और मैथ्स पसंद थी, दैट इज व्हाई आई चोज नॉन मेडिकल स्ट्रीम। Then when I was in 11th, I actually started liking physics a lot. Physics और maths मुझे बहुत पसंद थे, तो मैंने अपनी एजुकेशन जो है फर्दर वो फिजिक्स में कंप्लीट करी है। So I've completed bachelor's in physics from Hindu College. I've completed master's in physics from Hansraj. And क्योंकि मुझे एजुकेशन का बहुत शौक था, बच्चों को पढ़ाने का मन था, तो मैंने बीएड भी पूरी करी है फ्रॉम महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट। Apart from Avanti Fellows के पहले I've been working in various organizations including Byju's, Unacademy, Lido Learning, Merit Nation, Science Place। तो हो सकता है कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के नाम आपने सुने हो, कुछ के नहीं सुने हो, बट सबका काम टीचिंग फील्ड में ही था। सो आई वाज वर्किंग एज अ टीचर, एज एन एजुकेटर और एज अ कंटेंट क्रिएटर इन ऑल ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस। ऑलराइट, तो क्लास में सब बच्चे एक्टिव रहना। अगर माइक ऑन करने का मन नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, चैटिंग पे आंसर लिखते रहना, मैं ढेर सारे क्वेश्चंस पूछूंगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बताओ कि सब बच्चों ने ओरिएंटेशन अटेंड करा था? सबको पता है ये चीज कि 13 नवंबर को यू गाइस विल बी हैविंग अ टेस्ट, एंड उस टेस्ट के बेसिस पे आपको फोटोन और कैटलिस्ट 2 बैचेस में डिवाइड किया जाएगा। इसका सबको आइडिया है नहीं है? यस मैम, पता है। यस पता है, बाकी बच्चे बताओ। यस मैम पता है। यस ओके, मैम। ठीक है, सब बच्चों को आइडिया है। तो एक बार ब्रीफ में फिर से बता दो। चलो आप लोग मुझे बता दो कि ये फोटोन और कैटलिस्ट में क्या फर्क है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फोटोन एंड कैटलिस्ट गाइस? मैम बोलो कृष्णा। मैम फोटोन में थोड़ा अपर लेवल में पढ़ाएंगे और कैटलिस्ट में जो एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे। ठीक है, वेरी गुड, कृष्णा ने सही बोला। फोटोन में ऐसा नहीं अपर लेवल का पढ़ाएंगे, फोटोन में ये है कि कॉन्सेप्ट्स पे फोकस कम किया जाएगा। ठीक है, तो वहां पे मेजर फोकस जो होगा आपके खाली क्वेश्चंस पे रहेगा। और कैटलिस्ट में ये होगा कि जिन बच्चों को चाहिए कि नहीं मुझे कॉन्सेप्ट में भी हेल्प चाहिए और मुझे फिर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो कैटलिस्ट में वो होगा। दोनों बैचेस का एंड गोल यही है कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर हो। बस कैटलिस्ट में कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस होगा, क्योंकि हमने देखा है कि कुछ बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर है बट काफी बच्चों के कॉन्सेप्ट हिले हुए हैं। ठीक है, अगर ऐसा फिर आप अगर सपोज आपको कैटलिस्ट मिल रहा है, आपको लगता है बाद में कि नहीं मेरे का कॉन्सेप्ट क्लियर है, मुझे अब अपने फोटोन बैच में जाना है, तो आप वैसे भी कर सकते हो। अगर आप अच्छे से कर रहे हो, अगर आपका कंटेंट क्लियर हो रहा है, अगर आप फोटोन में और आप बोल रहे हो कि नहीं मैम ये तो बहुत फास्ट हो गया, यहाँ पे तो मुझे कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं आ रहे, अब तो मेरे को बहुत फास्ट हो गया मेरे लिए, तो आप कैटलिस्ट में बाद में स्विच कर सकते हो। ठीक है, दिस हैपेंस वेरी रेयरली, अदरवाइज हम ट्राई करते हैं कि आपको सही बैच ही अलॉट करें। ऑलराइट, अब आपने टेस्ट दे दिया, आपको फोटोन और कैटलिस्ट में डिवीजन हो गया। इसके बाद आपके पास एक गूगल फॉर्म आएगा और उसमें आप अपनी चॉइसेस भर पाओगे कि आपको 6 आर की क्लास चाहिए, 12 आर की क्लास चाहिए। तो वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, जिस बच्चे के पास टाइम है, जो और कहीं ट्यूशन वगैरह में इन्वॉल्व नहीं है, वो 12 आर वाली बैच ही चूज करना, क्योंकि उसके अंदर आपकी हर दिन 2 क्लासेस होंगी, तो आप अच्छे से डिटेल में सारे टॉपिक्स को पढ़ पाओगे और अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। जिन बच्चों की ऑलरेडी ट्यूशन वगैरह लगी हुई है, वो ऑलरेडी कहीं और किसी और से पढ़ रहे हैं, तो वो 1 घंटे की क्लास ले लो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो। बट अगर टाइम है, अगर 2 घंटे निकाल लोगे दिन के, तो जेन्युइनली 12 घंटे वाला बैच ही सब चूज करेंगे। ठीक है, चले फिर आज की क्लास शुरू करें। अच्छा, सब बच्चों से एक रिक्वेस्ट है, जो भी बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हैं, ट्राई करो कि मेरी क्लास पे थोड़ा टाइम पे ज्वाइन कर लो। ठीक है, क्योंकि टॉपिक हम ट्राई करेंगे कि टाइम पे ही स्टार्ट कर दें, ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, टाइम बहुत जरूरी चीज है, ऐसे सबसे कीमती चीज जो इंसानों के पास होती है वो टाइम ही है। सो दैट इज वाई आप भी ट्राई करो कि अच्छे से ज्वाइन करो, ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो और अच्छे से हम कॉन्सेप्ट सारे पूरे कर पाए। ठीक है, तो करें आज की क्लास स्टार्ट। शुड वी बिगिन विद द क्लास गाइस? यस मैम। यस मैम। यस, तो सब लोग एक्टिव रहेंगे, चैट बॉक्स पे रिस्पॉन्ड करते रहो, वरना मैसेजेस पे रिस्पॉन्स कर दो, इट्स परफेक्टली फाइन। बट हाँ, एक्टिव सब लोग रहेंगे। कम बच्चे आज क्लास में, इसलिए माइक का एक्सेस भी मैंने दे रखा है, तो प्लीज सब लोग एक्टिवली रिस्पॉन्स करो। तो सबसे पहले जो चैप्टर हम लोग कवर करने वाले हैं वो आपकी बुक 2 का पहला चैप्टर है। ठीक है, तो चैप्टर इट्स चैप्टर 9 आई थिंक, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड इसका नाम है। ठीक है, और यहाँ पे हमें काफी टॉपिक्स कवर करने हैं। हमारी क्लास का एम ये है कि आज हमें ये 4 टॉपिक्स कवर करने हैं। मुश्किल है ये 4 टॉपिक्स कवर करना, सो लेट अस सी कि हम कितने टॉपिक्स कवर कर पाते हैं।
ऑल राइट, सो लेट अस मूव ऑन एंड लेट मी इंट्रोड्यूस द चैप्टर फर्स्ट। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि मैटर सबको पता है क्या होता है। तो हमारे पास मैटर की कितनी Yes, ma'am. स्टेट्स होती हैं? स्टेट्स ऑफ मैटर कितनी होती है? तीन तीन स्टेट में solid, liquid, gas. ठीक है, वेरी गुड। अब बताओ कौन कौन सी होती हैं? Solid, liquid, Solid, gas. liquid, gas. ठीक है, सब बच्चों ने बोला सॉलिड, मैंने सॉलिड लिख दिया, सॉलिड्स। और हमारे पास होता है लिक्विड, और क्या बोला? गैस। ठीक है, आजकल बच्चे इतने स्मार्ट हो गए हैं कि बच्चे मेरी क्लासेस में ऐसे भी बोल रहे थे, मैम प्लाज्मा भी होता है, मैम ये भी होता है, मैम बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट भी होता है मैम। मैंने बोला हाँ वो सब भी होता है, पर बेसिक बचपन में तो यही पढ़ी थी ना हमने। तो अब सॉलिड वाला जो पोर्शन है वो हम इस चैप्टर में डील करेंगे। दिस चैप्टर वी विल डील इन विद सॉलिड्स। एंड ये जो लिक्विड और गैसेस वाला है ना, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में डील करेंगे, जिसमें हम फ्लूइड्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हमारा एम है सॉलिड्स को समझना, क्योंकि फिजिक्स में ये बहुत जरूरी है कि अगर हम किसी चीज पे कोई फोर्स लगा रहे हैं तो वो कैसे एक्ट कर रही है। तो हम ये प्रॉपर्टी सॉलिड की समझना चाहते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं एक वर्ड जिससे सब बच्चे फेमिलियर हैं, वो है रिजिड बॉडी। तो कोई बच्चा मुझे बताएगा कि रिजिड बॉडी का मतलब क्या है? सब बच्चों ने रोटेशन में पढ़ा होगा रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी का मतलब क्या है बच्चों? चलो नाम से बता दो कि क्या लग रहा है, रिजिड बॉडी का क्या मतलब होगा? व्हाट विल बी द मीनिंग ऑफ रिजिड बॉडी? नाम से सुन के बता दो कि हाँ मैम ये लग रहा है, ये मतलब होना चाहिए। मैम वो बॉडी होती है जो अपना शेप चेंज नहीं करती। वेरी गुड, ग्रेट जॉब, बिल्कुल सही बोला आपने। शेप चेंज नहीं करती, शेप चेंज नहीं करती। बाकी बच्चे भी बताओ, और कुछ रीजन और कोई दिमाग में आया रिजिड बॉडी सुन के? मैम इस पे हम Ma'am, 2 पॉइंट लेंगे solid वो object. कि जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहेगी हर पॉइंट। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही आपने बोला। रिजिड बॉडी का मतलब क्या है? अगर मेरे पास कोई भी ऐसे रैंडम बॉडी है, इसमें मैं ये 2 पॉइंट्स ले लूं, ठीक है, ये 2 पॉइंट्स ए और बी हैं, इनके बीच में डिस्टेंस है डी। तो अब अगर मैं इस बॉडी को चला रही हूँ, इस पे कुछ फोर्स लगा रही हूँ, इस बॉडी के साथ कोई भी फिजिकल ऑपरेशन मैं परफॉर्म कर रही हूँ, ठीक है, हो सकता है मैं इसको धक्का मार दूं, हो सकता है ये बॉडी गिर जाए, कुछ भी मैं ऐसा कर रही हूँ, इस बॉडी के ये जो 2 पॉइंट्स है, इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगा। इसका यही मतलब है कि बॉडी की शेप चेंज नहीं होगी, बॉडी का साइज चेंज नहीं होगा। ठीक है, यही सब चीज आपने रिजिड बॉडी के बारे में पढ़ी थी। तो रिजिड बॉडी का बेसिक मतलब क्या हो गया कि ऑन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, अगर आप इसमें फोर्स अप्लाई कर रहे हो, ऑन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ये जो बॉडी है इसकी डायमेंशन चेंज नहीं होती। ठीक है, डायमेंशन का मतलब क्या हो गया? लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ये सब कुछ चेंज नहीं होगा। डायमेंशंस ऑफ रिजिड बॉडी डू नॉट चेंज। सब बच्चे इस चीज से अग्री कर रहे हैं कि हाँ मैम रिजिड बॉडी की यही डेफिनेशन होती है? यस मैम। ठीक है, अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि एक्चुअल में जो सॉलिड्स है ना, जो रियल सॉलिड्स होते हैं, एक्चुअल के अंदर जो सॉलिड्स होते हैं वो रिजिड नहीं होते। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई भी सॉलिड बॉडी है, इफ यू आर हैविंग एनी सॉलिड बॉडी, कुछ भी सॉलिड बॉडी है आपके पास, और उस पर आप कुछ फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, सपोज मैं ऐसे ऐसे कुछ फोर्स लगा रही हूँ, तो एक्चुअल सॉलिड बॉडी जो होगी इट इज नॉट रिजिड। मतलब अगर मैं उस पर फोर्स अप्लाई कर रही हूँ तो उसकी शेप चेंज होगी। ठीक है, तो एक्चुअल में कोई भी सॉलिड बॉडी हमारे पास होती है वो रिजिड नहीं होती। ऑन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स द शेप एंड द साइज एंड द डायमेंशंस ऑफ दैट बॉडी माइट चेंज। तो उसको, ये जो फिनोमेना है इसको हम इस चैप्टर में डील करेंगे कि हमारे पास अगर सॉलिड बॉडी है और सॉलिड के ऊपर हम कुछ फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या उसकी डायमेंशन चेंज हो रही है, कैसे चेंज हो रही है, उस पर कितनी फोर्स लगा रहे हैं, कितना उसका एरिया चेंज हो रहा है, ये सारे फैक्टर्स को पढ़ेंगे हम इस चैप्टर के अंदर। तो इसको हम कहते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड को स्टडी करना, कि अगर किसी सॉलिड पे हम कुछ फोर्स लगा रहे हैं तो क्या होगा। ठीक है, इज इट ओके गाइस? चैप्टर का इंट्रोडक्शन सबको समझ में आ गया? Yes, ma'am. यस मैम। यस, सबको क्लियर है? ठीक है, चलो अब आगे आ जाते हैं। जो कुछ बच्चे जो हैं वो मेरे साथ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, आप चैट पे भी लिख सकते हो। आई थिंक पहले चैट डिसेबल थी, अब मैंने उसको इनेबल कर दिया है। तो आपको अगर रिस्पॉन्स करने में प्रॉब्लम है, मोस्ट ऑफ बच्चों का माइक वाइक खराब होता है, तो आप चैट बॉक्स में भी आंसर कर सकते हो। ठीक है, तो अब इस चैप्टर के चलते हैं कोर के अंदर। तो अब स्प्रिंग सबने देखा है या फिर सबको पता है स्प्रिंग क्या होता है? यस मैम। ठीक है, तो सपोज मेरे पास ये ऐसे सीलिंग है और यहाँ से एक ऐसे स्प्रिंग टंगा हुआ है। तो अब आप मुझे बताओ कि क्या होगा अगर मैं यहाँ पे एक स्प्रिंग पे एक मास लगा दूं? व्हाट विल हैपन इफ आई एम अटैचिंग अ मास हियर?
मैम उसका शेप चेंज हो जाएगा। शेप चेंज हो जाएगा, कैसे होगा शेप चेंज? लंबा हो जाएगा स्प्रिंग, छोटा हो जाएगा स्प्रिंग। व्हाट विल हैपन इफ आई एम अटैचिंग अ मास गाइस? मैम लंबा हो जाएगा। छोटा हो जाएगा मैम। छोटा होगा। छोटा कैसे होगा? लंबा हो जाएगा ना। अगर मैं यहाँ पे मास लगा दूंगी नीचे आ जाएगा ना। स्प्रिंग बड़ा हो जाएगा। स्प्रिंग बड़ा हो जाएगा, स्प्रिंग लंबा हो जाएगा, ऐसे खुल जाएगा। तो ठीक है, ये मेरा स्प्रिंग हो गया, यहाँ पर मैंने ये मास लगा दिया, कुछ मेरे पास मास है रैंडम, तो इस पे ये फोर्स एक्ट करी, यहाँ पर वेट के तरीके से जो मास है उसकी वजह से फोर्स एक्ट करी, तो ये स्प्रिंग मेरा लंबा हो गया। अब व्हाट विल हैपन इफ आई रिमूव दिस मास? अगर मैम मैं वापस इस से मास वैसे को हो रिमूव जाएगा। कर दूं, अपनी उसी शेप में आ जाएगा। मैम अपने वेरी आकार में आ गुड, जाएगा। सिंपल आकार वेरी में। गुड, सब बच्चे बिल्कुल सही बोल रहे हो। वापसी से वैसे हो जाएगा जैसे पहले उसकी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन थी, उसमें वापसी आ जाएगा। तो ये जो प्रॉपर्टी है ना किसी भी सॉलिड की, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इलास्टिसिटी। ठीक है, इस टर्म को ध्यान से समझना। इलास्टिसिटी का मतलब अब ये नहीं रहा कि किसको आप कितना खींच दोगे। दैट इज नॉट द मीनिंग ऑफ इलास्टिसिटी एनीमोर। इलास्टिसिटी का मतलब क्या है कि ये एक प्रॉपर्टी है कि जब भी आप जो भी फोर्स है, इसको हम डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। डिफॉर्मिंग फोर्स क्यों कहते हैं? डिफॉर्म करने का मतलब क्या होता है, ये बताओ मुझे। डिफॉर्म करने का मतलब क्या है? मैम एक्सटर्नल फोर्स। हाँ, वेरी गुड, आप कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो। फॉर्म करने का मतलब सबको पता है ना, कि कोई चीज आप बना रहे हो। डिफॉर्म मतलब क्या है कि आप कोई चीज बिगाड़ रहे हो, उसकी शेप और साइज चेंज कर रहे हो। तो अगर आपकी बॉडी पे कुछ डिफॉर्मिंग फोर्स लग रही है, जैसे स्प्रिंग में जो डिफॉर्मिंग फोर्स थी वो लग रही थी इस वेट की वजह से जो मैंने यहाँ पे लगा दिया, तो जब भी आप सॉलिड बॉडी में से ये एक्सटर्नल फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दोगे, तो इट टेंड्स टू कम बैक टू इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, और इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इलास्टिसिटी। ठीक है, तो इसका प्रॉपर डेफिनेशन ये होता है कि इट इज अ प्रॉपर्टी, ये हर मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, बाय वर्च्यू ऑफ विच, मतलब एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से, ठीक है, बाय वर्च्यू ऑफ विच ऑन रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, जब आपने डिफॉर्मिंग फोर्स हटाई। बच्चा अपने आप को ना म्यूट कर लो, जब आपको कुछ बोलना है तब आप अनम्यूट करके बोल लेना। ऑन रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स द बॉडी टेंड्स टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप। ठीक है, ये चीज क्लियर है सबको कि हाँ मैम इलास्टिसिटी का मतलब समझ में आया? तो जो पहले इलास्टिसिटी की आप डेफिनेशन सोचते थे ना, ये वो वाली इलास्टिसिटी नहीं है। मैं पहले भी अभी फिर से रिपीट कर रही हूँ। ठीक है, जो पहले इलास्टिसिटी की डेफिनेशन होती है कि हाँ मैम मैंने रबड़ बैंड को स्ट्रेच कर दिया तो वो है इलास्टिक। वैसे स्टील जो है, वुड है, वो इलास्टिक नहीं है, क्योंकि वो तो मैं स्ट्रेच कर ही नहीं सकता। सो दैट इज नॉट द मीनिंग ऑफ इलास्टिसिटी एनीमोर। इलास्टिसिटी इज अ प्रॉपर्टी कि अगर आपने एक्सटर्नल फोर्स रिमूव करी, डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव करी, तो बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप में आ पाएगी या नहीं आ पाएगी। तो इसको एक तरीके से आप ऐसे भी लिख सकते हो कि जो भी आप फोर्स लगा रहे हो, हर बॉडी के अंदर टेंडेंसी होती है टू रेजिस्ट द डिफॉर्मिंग फोर्स, है ना, कि जो भी आपने फोर्स लगाई उसको बॉडी किस तरीके से रेजिस्ट कर रही है, उसको भी मैं इलास्टिसिटी के मतलब से समझ सकती हूँ। तो जो बॉडी ज्यादा रेजिस्ट करेगी उसकी ज्यादा इलास्टिसिटी होगी फिजिक्स में, और जो बॉडी कम रेजिस्ट करेगी उसकी कम इलास्टिसिटी होगी। ये चीज सबको थोड़ी बहुत समझ में आई? इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन? यस मैम, नो मैम? यस मैम। यस मैम। यस, सबको क्लियर है, वेरी गुड। यस मैम। ठीक है, बच्चे ने चैट पे भी लिखा है कि क्लियर है, सैफ ने, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सनी भी बोल रहे हैं क्लियर है, ठीक है। अब बच्चों को बेसिक डेफिनेशन समझ में आ गई। सो लेट मी आस्क यू एन एग्जांपल। आपके पास सपोज स्टील है और आपके पास रबड़ है। ठीक है, ये रबर की जगह रबलर लग रहा है, तो मैं इसको एक बार इरेज करके फिर से लिख देती हूँ। तब तक आप लोग ये सोचो कि इन दोनों में से कौन सा ज्यादा इलास्टिक होगा, सोच के बताना। मैम रबर होगा। रबर। ठीक है, मैम रबर रबड़ होगा, होगा। रबर होगा। बाकी बच्चे रबड़। रबर होगा, रबड़ मैम। रबर होगा। इलास्टिसिटी, मैम इलास्टिसिटी रबर की ज्यादा होगी, मतलब आप ये बोल रहे हो? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो सब बच्चे गलत बोल रहे हैं। मैम स्टील। स्टील होगा, स्टील सही आंसर है। तो क्या है अब इलास्टिसिटी का मतलब? अब यहां से समझो, अगर आपके पास कोई स्टील की रॉड है, उस पे आप फोर्स लगा रहे हो, आपको पता है वो कितना रेजिस्ट करेगी इस डिफॉर्मिंग फोर्स को? वो अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में ही रहेगी। उसकी आप ये देखो कि कितनी स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टी है कि मैं डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रही हूँ और जैसे ही हटा रही हूँ अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ही है।
रबड़ में क्या है, रबड़ के अंदर आप डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हो तो ठीक है वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा उसके रिमूवल में, बट वो बहुत इजीली अपनी जो स्टेट है वो भी चेंज कर लेता है, राइट? इस चीज से अग्री कर रहे हैं सब बच्चे? तो स्टील जो होता है आपका, स्टील इज एक्चुअली मोर, स्टील एक्चुअली पोजेसेस मोर इलास्टिसिटी देन रबर। ठीक है बच्चे, अपने आप को म्यूट कर लेंगे सब, ठीक है? तो स्टील जो होता है उसके अंदर ज्यादा इलास्टिसिटी होती है एज कम्पेयर टू रबर। तभी मैं आपको बोल रही हूँ ये जो पुरानी डेफिनेशन है इलास्टिसिटी की सब बच्चों के दिमाग में कि जिसको मैं ज्यादा खींच पाऊं वो ज्यादा इलास्टिक है, वो डेफिनेशन अब यहाँ पे वैलिड नहीं है। ठीक है, यहाँ पे इलास्टिसिटी की जो डेफिनेशन है वो थोड़ी चेंज हो चुकी है। तो ये ऐसी है कि टेंडेंसी किसकी ज्यादा है डिफॉर्मिंग फोर्स को रेजिस्ट करने की, या फिर अगर आप डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव कर रहे हो तो बिल्कुल अपनी ओरिजिनल शेप के अंदर जो वापसी आ जाती है उसको हम कहते हैं इलास्टिसिटी। अगर आप ये वाली डेफिनेशन से देखोगे तो आप थोड़ा अच्छे से समझ पाओगे कि कौन सा मटेरियल इलास्टिक है या कौन सा मटेरियल इलास्टिक नहीं है। इज इट ओके गाइस? आगे चले? यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलो फिर आगे चलते हैं। अब बताओ कौन सा कलर का पेन यूज किया जाए। चलो येलो से लिख देती हूँ। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हम स्टडी करेंगे, ठीक है? उसके बाद हम चैप्टर में आगे मूव ऑन कर पाएंगे। लेट अस स्टडी सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। तो पहली इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। क्या इसका मतलब सोच के बता सकते हो क्या होगा? कैन यू गाइस थिंक कि व्हाट विल बी द मीनिंग ऑफ दिस परफेक्टली इलास्टिक बॉडी? मैम परफेक्टली मतलब कंप्लीटली अपना शेप अपनी ओरिजिनल में आ जाए। वेरी गुड, ग्रेट जॉब, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। परफेक्टली इलास्टिक बॉडी की एग्जैक्टली यही डेफिनेशन है कि परफेक्ट मतलब अगर आपने कुछ डिफॉर्मिंग फोर्स किसी बॉडी पे लगाई तो अगर आप जब डिफॉर्मिंग फोर्स हटा रहे हो तो बॉडी की जो बिल्कुल एग्जैक्ट ओरिजिनल शेप थी वो उसके अंदर वापसी आ जाए। ऑलराइट, तो इसके जो एग्जांपल्स होते हैं, इसके कुछ एग्जांपल्स आप नोट डाउन कर सकते हो। क्वार्ट्ज फाइबर जो है वो इसका एग्जांपल है, ठीक है? और जो फॉस्फर ब्रॉन्ज है वो भी इसका एक एग्जांपल है, ठीक है? तो ये दो एग्जांपल्स रहते हैं परफेक्टली इलास्टिक बॉडी के, जिनमें अगर आप कोई फोर्स लगा रहे हो तो बॉडी इमीडिएटली अपनी जैसे ही रिमूव कर रहे हो फोर्स अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगी। ऑलराइट, अब आप काफी बच्चे पूछते हैं मैम स्प्रिंग परफेक्टली इलास्टिक क्यों नहीं है? क्योंकि स्प्रिंग पे अगर आप फोर्स लगा रहे हो ना तो स्प्रिंग एक तो बहुत इजीली चेंज हो जाएगा, बहुत इजीली वो मतलब वो रेजिस्ट नहीं करता डिफॉर्मिंग फोर्स को। और जैसे ही आप स्प्रिंग पे फोर्स लगाते हो जब वो वापसी जाता है तो कभी कभी उसके अंदर थोड़ी सी लूज हो जाता है, कभी कभी वो जितनी आपने उस पर फोर्स लगाई उतनी फोर्स के हिसाब से अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन पे वापसी नहीं आता, तो उसको हम परफेक्टली इलास्टिक बॉडी नहीं बोल सकते, ठीक है? वो इलास्टिक बॉडी होगी बट परफेक्टली इलास्टिक नहीं होगी। ये डेफिनेशन क्लियर है सबको कि हाँ मैम परफेक्टली इलास्टिक बॉडी का मतलब आइडियल बॉडी होता है कि जो मेरी बॉडी है जैसी डिफॉर्मिंग फोर्स हटाई अपनी ओरिजिनल एग्जैक्ट ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में वापसी चली गई। इज इट ओके गाइस? ये क्वार्ट्ज फाइबर और फॉस्फर ब्रॉन्ज भी जो है ना वो परफेक्टली नहीं है इलास्टिक, बट सबसे क्लोज है कि हाँ आइडियल बॉडी परफेक्टली इलास्टिक बॉडी में सबसे क्लोज क्वार्ट्ज फाइबर और फॉस्फर ब्रॉन्ज होते हैं। चलो अब ये समझ में आया तो इसी के उल्टे स्पेक्ट्रम पे चलते हैं। अब मुझे ये बताओ कि परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी क्या होगी? मड। वेरी गुड, बच्चे ने बोला मड। कोई बताएगा मुझे मड परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी क्यों है? बिल्कुल सही बोल रहे हो, मड इज द राइट आंसर इन दिस केस। ग्लास फाइबर। क्या बोला बच्चा आपने? प्लास्टिक ग्लास फाइबर। ठीक है, इलास्टिसिटी वाला फाइबर बोल लो, ग्लास फाइबर बोल लो, मड की जगह एक और चीज मैं क्या बोल सकती हूँ? क्ले। ठीक है, एक मैं बोल सकती हूँ पैराफिन वैक्स। मुझे लेकिन ये तो बताओ कि ये सब क्यों है परफेक्टली प्लास्टिक बॉडीज? परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी का मतलब वो अपनी शेप वापस रीगेन नहीं करती। ठीक है, वेरी गुड, दोनों बच्चे बिल्कुल सही बोल रहे हो, ग्रेट जॉब। तो इसका रीजन ये है परफेक्टली प्लास्टिक हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो बॉडीज होती है अपनी जो ओरिजिनल शेप है वो रीगेन नहीं कर पाते, राइट? जब आपने फोर्स लगा दी इन पे, अब जैसे क्ले से सब लोगों ने खेला हुआ बचपन में, हो सकता है अभी भी खेलते हो मुझे नहीं पता, बट हैव यू गाइस ऑल प्लेड विद क्ले? क्ले से नहीं तो मिट्टी तो देखा ही होगा, सैंड वगैरह देखा होगा। अगर आप उस पे कुछ फोर्स लगा देते हो उसकी शेप चेंज हो गई तो वो वापसी अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आता, हो गई चेंज, हो गई, वो अपना लेजी है, वो अपना खुश है अपने जीवन के अंदर, ठीक है? तो ऐसी बॉडीज को हम परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी कहते हैं। ये डेफिनेशन सबको क्लियर है इलास्टिसिटी की, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी की, परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी की? यस इज इट ओके गाइस?
ठीक है, दो और बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, वो भी हम एक बार स्टडी करते हैं। ठीक है, पहली है इलास्टिक लिमिट। तो अच्छा, अब आप लोग सब मुझे बताओ कि रबर बैंड सबने देखा हुआ है, तो रबर बैंड में ऐसा होता है ना कि आप कुछ फोर्स लगा रहे हो, वो वापसी आ गया, फिर आप कुछ फोर्स लगा रहे हो, फिर वो वापसी आ गया, फिर आपने कुछ फोर्स लगाई, वो वापसी आ गया। अब हो सकता है आप एक फोर्स ऐसी लगाओ कि रबर बैंड टूट ही जाए, है ना? ऐसा होगा ना कि आपने एक फोर्स ऐसी लगा दी कि अब रबर बैंड टूट गया। ठीक है, तो होता क्या Yes, है ma'am. कि जो भी बॉडीज है हमारे पास, उनकी एक लिमिट होती है। ठीक है, लिमिट होती है कि आप कितनी मैक्सिमम डिफॉर्मिंग फोर्स उस पर लगा पाओ कि बॉडी अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में वापसी चली गई। अगर आप उस फोर्स के बियॉन्ड चले जाओगे तो बॉडी टूट जाएगी या फिर वो अपनी इलास्टिक प्रॉपर्टी दिखाना बंद कर देगी। ऑलराइट, तो इलास्टिक लिमिट को आप किस तरीके से बताते हो कि इट इज द मैक्सिमम डिफॉर्मिंग फोर्स, जो आपकी मैक्सिमम डिफॉर्मिंग फोर्स आप लगा सकते हो किसी भी बॉडी पर, मैक्सिमम डिफॉर्मिंग फोर्स, सो दैट इट रिटेन्स its original configuration, it retains its property of elasticity rather। ठीक है, अगर आपने इससे ज्यादा फोर्स लगा दी तो बॉडी इलास्टिक नहीं रहेगी। हो सकता है बॉडी टूट जाए, हो सकता है बॉडी लूज हो जाए, हो सकता है बॉडी अपनी इलास्टिक प्रॉपर्टी दिखाना बंद कर दे। तभी मैंने रबर बैंड का एग्जांपल दिया कि रबर बैंड में ऐसा होता है कि आप कम फोर्स लगाओगे तो वापसी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा, इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी उसके अंदर रहेगी। बट अगर आपने उससे ज्यादा फोर्स लगा दी, है ना, तो रबर बैंड आपका टूट जाएगा। तो इसका मतलब है कि आपने अपनी इलास्टिक लिमिट जो है वो क्रॉस कर दी है। ऑलराइट, इज इट ओके गाइस? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो इलास्टिक लिमिट होती है ना, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी। ठीक है, अब जैसे रबर है मेरे पास, तो रबर से मैं अलग अलग चीजें बना सकती हूँ। ठीक है, रबर बैंड बना सकती हूँ, इरेजर बना सकती हूँ, रबर का पूरा जो यार्न बनता है पूरा वो बना सकती हूँ। तो सारी बॉडीज की इलास्टिक लिमिट अलग अलग होंगी क्योंकि वो किस तरीके से बनी हुई है। अब आपने ये भी देखा होगा कि अगर पतला रबर बैंड हो तो वो फोर्स लगाने पे इजीली टूट जाता है, मोटा रबर बैंड हो तो वो इजीली नहीं टूटता। ठीक है, तो इलास्टिक लिमिट जो होती है वो बॉडी की प्रॉपर्टी होती है, और इलास्टिसिटी जो होती है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। इज दिस ओके गाइस? Yes, ये ma'am. चीज ठीक है सबको? Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. तो अब एक और Yes, ma'am. इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, लास्ट डेफिनेशन है, फिर हम और आगे मूव ऑन करेंगे। ये है इलास्टिक फटीग। ये हमें डेफिनेशन और कवर करनी है। तो क्या कोई मुझे बताएगा कि फटीग का मतलब क्या होता है? बड़ा ही फैंसी इंग्लिश वर्ड है, तो आप लोग फटीग का मतलब वैसे भी याद कर लेना। तो फटीग का मतलब क्या होता है गाइस? फटीग ना, ऐसे डॉक्टर्स वगैरह के जब आप सिम्टम्स देखते हो कि नहीं मुझे कोल्ड हो गया, मुझे कफ हो गया, तो फटीग भी उनमें से एक सिस्टम में सिम्टम्स में होता है। फटीग का मतलब क्या होता है, अब ये सोचो। क्या बोला बच्चा? Temper. थकान। वेरी गुड, बिल्कुल थकान। सही, बिल्कुल सही। थकान को मैं थोड़ा सा चेंज करके लिख देती हूँ, थकावट। थकावट या थकान कुछ भी लिख लो। मतलब फिटीक का मतलब ये होता है कि आप देखोगे ना डॉक्टर वगैरह के, अगर आप जैसे आजकल बच्चों का, आजकल मेरा तो यही है पास टाइम कि ऐसे मेरे को जरा सा भी कोल्ड एंड कॉफ होता है तो मैं ऑनलाइन लिख देती हूँ कि कोल्ड एंड कॉफ हो रहा है, अब मेरे को क्या बीमारी है बताओ। तो ऑनलाइन गूगल तो महान है, ऐसी अलग अलग बीमारियां बताता है कि इंसान डर जाता है। बट वहां पे अगर आप देखोगे तो सिम्टम्स में फिटीक काफी कॉमन है। तो फिटीक का मतलब क्या है कि जैसे थकाना, थकना होता है फिटीक का मतलब। आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, इफ यू आर नॉट फीलिंग वेल, इफ यू आर सिक, तो आप बहुत टायर्ड टायर्ड फील करते हो। सो दैट मीन्स फटीग फील कर रहे हो। ठीक है, तो इलास्टिक फटीग का मतलब क्या है? बॉडी काम कर करके थक गई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अब आपने, सपोज आपके पास घर पे स्प्रिंग है, तो आपने स्प्रिंग को एक बार यूज किया, दूसरी बार यूज किया, तीसरी बार यूज किया, अब आप कंटिन्यूअसली उसको यूज ही करे जा रहे हो यार। तो होगा क्या कि उसकी जो इलास्टिक प्रॉपर्टी होगी वो अपनी इलास्टिसिटी को लूज कर देगा। ठीक है, आपने ये चीज ऑब्जर्व करी होगी कि अगर स्प्रिंग को हम कंटिन्यूअसली यूज करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, तो कुछ टाइम बाद ना वो लूज हो जाता है, वो अपनी इलास्टिक प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा खत्म कर लेता है। ये चीज सबने ऑब्जर्व करी है? Yes, ma'am. Yes, ठीक है, ma'am. तो इसको इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि इट इज द टेम्पररी लॉस। ठीक है, जो भी आपके पास बॉडी है उसमें टेम्पररी लॉस हो जाएगा उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टीज का, टेम्पररी लॉस ऑफ इलास्टिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, बिकॉज, क्योंकि आप उस पर कंटिन्यूअसली डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हो, बिकॉज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रिपीटेड डिफॉर्मिंग फोर्स, रिपीटेड डिफॉर्मिंग फोर्स।
ऑलराइट, तो बहुत सारे रीजंस है इसके। जैसे कभी कभी क्या होता है कि आपके जो ब्रिज वगैरह होते हैं ना, आपके ब्रिज भी ये सारे मेटल वगैरह के बनते हैं, उनका बेसिक मेटल वगैरह होता है। तो ब्रिज वगैरह बनाते हो आप, तो इंजीनियरिंग जो भी करना चाहते हो उनके लिए ये चैप्टर जरूरी है, क्योंकि वहां पे भी आप यही सब पढ़ोगे कि अब मुझे कोई ब्रिज बनाना है तो मुझे पता होना चाहिए कि इलास्टिक प्रॉपर्टीज क्या है बाकी सारे मटेरियल की। ऑलराइट, तो अब ब्रिजेस के अंदर जो भी मटेरियल मैं यूज कर रही हूँ उन सबकी अलग इलास्टिसिटी होगी, उन सबकी अलग इलास्टिक प्रॉपर्टी होगी। तो कुछ टाइम बाद उसमें से इतने सारे ट्रक जा रहे हैं, गाड़ियां जा रही है, लोग जा रहे हैं, ब्रिजेस को अनसेफ डिक्लेयर कर दिया जाता है, क्योंकि उसकी जो इलास्टिक प्रॉपर्टीज होती है मटेरियल की वो चेंज हो जाती है। सिमिलरली एक चीज होती है आपकी स्प्रिंग बैलेंस। तो स्प्रिंग बैलेंस में स्प्रिंग का इस्तेमाल करके ना वेट मेजर करते हैं। जो भी आपकी ऑब्जेक्ट आप वेट लगा रहे हो उस ऑब्जेक्ट का वेट मेजर हो जाता है यूजिंग स्प्रिंग बैलेंस। तो स्प्रिंग बैलेंस को भी कुछ टाइम बाद स्प्रिंग बैलेंस ना गलत रीडिंग दिखाने लग जाता है वेट की, क्योंकि जो उसका स्प्रिंग है उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी चेंज हो गई है, उसने अपनी इलास्टिक प्रॉपर्टी लूज कर दी है। ये भी आपके 1 मार्क में क्वेश्चंस आते हैं। एक और क्या हो जाता है, आपके पास एक वायर है। अब आप वायर को ऐसे तोड़ रहे हो, मरोड़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आफ्टर अ सर्टेन वायर आप देखोगे कि अगर वायर को मैं बहुत ज्यादा तोड़ मरोड़ रहा हूं ना, तो उस वायर को मैं तोड़ पाऊंगा। ठीक है, अगर मैं वायर को ऐसे मोड़ रहा हूं तो आफ्टर रिपीटेड बेंडिंग आई विल बी एबल टू ब्रेक दैट वायर। So that is also happening because of elastic fatigue, because you have applied so many deforming forces on the wire कि now its elastic properties have been lost. All right, is it okay, guys? Yes, ma'am. ठीक है, तो आगे चलें। इतना समझ में आया? चैप्टर में मजा आ रहा है? क्लास में मजा आ रहा है? ऐसे बोरिंग तो नहीं हो रहा? बच्चे जो No, जो ma'am. जो नो मैम बोरिंग नहीं हो ना? जो बच्चे ऐसे एक्टिव नहीं हो ना अभी, वो चैटिंग पे एक्टिव हो जाओ, वरना फिर आप लोग सो जाओगे। ठीक है, मैं नहीं चाहती कि बच्चा क्लास ले रहा है ऐसे फोन से बेड पे बैठ के और फिर कुछ टाइम बाद वो ऐसे डोज ऑफ हो जाता है, फिर ऐसे 10:30 बजे उठ रहा है, अरे ये क्या हो गया। ठीक है, तो चलो अब आगे चलते हैं। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स होता क्यों है। तो आप मुझे बताओ कि सॉलिड के अंदर अगर मैं एटॉमिक लेवल पे जा रही हूँ तो हमारे पास एक तो एटम्स होंगे। ठीक है, मेरे Yes, पास ma'am. एक एटम्स होते हैं। इन एटम्स के बीच में क्या होता है? स्प्रिंग होते हैं, जैसा मैंने यहाँ पे डायग्राम में दिखा रखा है। स्प्रिंग होते हैं क्या एटम के बीच में? No. नहीं होते ना, क्या होता है? Intermolecular. वेरी गुड। एटम्स या मॉलिक्यूल अगर आपके पास कुछ भी हो तो यहाँ पर आपके पास ये जो बेसिकली एटम्स के बीच में आपके पास इंटर एटॉमिक या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं। तो ये जो इंटर एटॉमिक या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस है ना, ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड। कैसे? इसको समझने के लिए आप ये स्प्रिंग बॉल मॉडल समझो। तो मैंने ये जो सारे एटम्स है ना, मेरे जो भी मेरे सॉलिड के अंदर एटम्स होते हैं उनको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है ये बॉल से, और इंटर एटॉमिक इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस काम करती हैं स्प्रिंग का। ठीक है, तो अब आप लोग अग्री करते हो नहीं करते कि अगर मैं यहाँ पर कुछ भी डिफॉर्मिंग फोर्स लगाऊंगी, स्प्रिंग में आपको पता है ना कि अगर आप कुछ डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हो तो रीस्टोरिंग फोर्स बन जाती है। एक रीस्टोरिंग फोर्स उल्टी डायरेक्शन में स्प्रिंग में बन जाएगी। इसका मतलब क्या है? अगर मेरे पास स्प्रिंग है, उसको मैंने ऐसे खींचा, तो अब स्प्रिंग चाहेगा कि फटाफट मैं इस डायरेक्शन में मूव करके इस डायरेक्शन में रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप कर दूं। जैसे ये डिफॉर्मिंग फोर्स में हटाई, स्प्रिंग फटाफट उड़ के इस डायरेक्शन में वापसी आ गई, क्योंकि उस पर रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट कर रही थी। राइट, तो अगर मैं ये जो सिस्टम है, मेरे पास जो भी सॉलिड है उस पर कुछ फोर्स लगाऊंगी, तो होगा क्या कि वो जो सॉलिड है उसके बीच पे जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, उसके बीच में जो स्प्रिंग लगे हुए हैं वो थोड़े स्ट्रेच हो जाएंगे या थोड़े कंप्रेस हो जाएंगे, तो रिस्टोरिंग फोर्सेस डेवलप हो जाएंगी। जैसे ही ये रिमूव करी, ऑन रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, जैसे ही मैंने रिमूव कर दी, ऑन व्हेन आई एम रिमूविंग डिफॉर्मिंग फोर्स, क्या होगा? व्हाट डू यू थिंक विल हैपन? मैम अट्रैक्ट होगा. अट्रैक्ट होगा या फिर ये रिस्टोरिंग फोर्स काम पे आ जाएगी। तो ये जो रिस्टोरिंग फोर्स होगी ये ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में वापसी ले आएगी इसको। रिस्टोरिंग फोर्स विल ब्रिंग सॉलिड टू ओरिजिनल पोजीशन। इस चीज से सब लोग सोच पा रहे हैं इसको? इस चीज से अग्री कर रहे हो नहीं कर रहे? कंफ्यूजन हो गया क्या? एक्चुअल में स्प्रिंग नहीं होते। आप बताओ, एक्चुअल में स्प्रिंग होते हैं क्या सॉलिड के अंदर? No, ma'am. नो मैम, नहीं होते ना। आपके पास No, एटम्स ma'am. होते हैं और एटम्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर या इंटर एटॉमिक फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं। तो ये जो इंटर एटॉमिक फोर्सेस होती हैं ये रिपल्सिव भी हो सकती है, अट्रैक्टिव भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स। ठीक है, तो इसको मैंने स्प्रिंग से रिप्रेजेंट करा है। स्प्रिंग बहुत
आइडियल कंडीशन में स्प्रिंग दिखाता है कि इंटर एटॉमिक इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस कैसे एक्ट कर रही हैं। तो यही हो रहा है, अगर मैं सिस्टम को डिस्प्लेस करूंगी, थोड़ा सा भी इस पे फोर्स लगाऊंगी, जो डिफॉर्मिंग फोर्स हम बोल रहे हैं वो मैं अप्लाई करूंगी, तो आपको भी पता है कि स्प्रिंग के अंदर रिस्टोरिंग फोर्सेस डेवलप हो जाएंगी। राइट बच्चा, अपने आप को म्यूट कर लो जो भी अनम्यूट पे है। ठीक है, तो जब मैंने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाई, स्प्रिंग के अंदर रिस्टोरिंग फोर्सेस डेवलप हो गई, और जैसे ही ये जो डिफॉर्मिंग फोर्स है मैंने रिमूव करी, ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है ये क्या काम करेगी कि सॉलिड को अपनी एटम्स को अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापसी ले आएगी। अभी सबको समझ में आया? इसीलिए जो सॉलिड्स होते हैं वो इलास्टिक बिहेवियर शो करते हैं, ये रीजन है इलास्टिसिटी ऑफ सॉलिड्स का। इज इट ओके गाइस? यस मैम। यस, Yes, सबको समझ में आया? Yes. आदित्य, अमन, Yes, ma'am. सनी, Yes, सैफ, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. सबको समझ में आया? ऑल राइट, वेरी गुड। आगे चले फिर, अब आगे हम मेन पार्ट ऑफ द चैप्टर में आ रहे हैं, ये खाली इंट्रोडक्शन था। अब आगे हम उस पार्ट में आ रहे हैं जहां से आपके क्वेश्चंस वगैरह मेजरली पूछे जाते हैं जेईई और नीट में। ठीक है, चलो लेट अस मूव फॉरवर्ड नाउ। इस चैप्टर में ना दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको समझनी है, जो है स्ट्रेस और स्ट्रेन। ये स्ट्रेस वो वाला स्ट्रेस नहीं है जो आप सब बच्चों को पेपर के टाइम पे हो जाता है, ये स्ट्रेस का मतलब अलग है। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा कि अगर आपके पास कोई सॉलिड बॉडी है, उसमें आप डीफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, यू आर अप्लाइंग डीफॉर्मिंग फोर्स, तो क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाती है ना, सम रिस्टोरिंग फोर्स विल बी डेवलप्ड, हो जाएगी नहीं होगी? यस मैम हो जाएगी। तो स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस एक बहुत सिंपल क्वांटिटी है। स्ट्रेस का मतलब क्या है कि जो भी आपकी ये रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुई है ना, दैट रिस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड बाय द क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसको सब लोग नोट डाउन कर लेंगे। मतलब अगर सपोज मेरे पास कोई ऐसे वायर है, ठीक है, इस वायर पे मैंने ऐसे फोर्स लगा दी, ये वायर ऐसे चिपकी हुई है आसमान मतलब सीलिंग से, और मैंने ऐसे फोर्स लगा दी, तो ये जो भी एरिया है ए और ये जो फोर्स है एफ, स्ट्रेस का मतलब क्या हो जाएगा, एफ अपॉन ए। तो स्ट्रेस को आप देखोगे सिग्मा से डिनोट किया जाता है, एफ अपॉन ए। ठीक है, ये चीज क्लियर है कि रिस्टोरिंग फोर्स को डिवाइड कर दो क्रॉस सेक्शनल एरिया से। Yes, बट ma'am. यहाँ पे तो मैम आपने, यहाँ पे तो आपने यही लिख दिया, ये वाली जो मेरी फोर्स है ये तो डिफॉर्मिंग फोर्स है, आपने यहाँ पे तो रिस्टोरिंग फोर्स लिख रखा है। तो होता क्या है, जब आप इक्विलिब्रियम की बात करते हो ना, तो अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो डिफॉर्मिंग फोर्स जो होगी दैट विल बी इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स। तो अब आपका काम हो गया बहुत आसान। अब रिस्टोरिंग आपने फोर्स बॉडी होगी के क्या? ऊपर, बच्चा रिस्टोरिंग फोर्स होगी, स्प्रिंग आपने देखा है, यस तो मैम। अगर मैं स्प्रिंग को नीचे की डायरेक्शन में खींच रही हूँ, तो होता Yes, क्या है ma'am. कि स्प्रिंग के अंदर ना उल्टी डायरेक्शन में एक फोर्स आ जाती है, इट स्टार्ट्स Yes, कमिंग ma'am. इनटू प्ले, और जैसे ही आप ये वाली फोर्स को रिमूव करते हो, वैसे ये वाली फोर्स एक्ट करके स्प्रिंग को वापसी अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में ले आती है। यस मैम। ठीक है, तो इसको हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, और ये सब सॉलिड्स में डेवलप होती है। तो जब आप डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हो तो सॉलिड की टेंडेंसी है कि वो उसको रेजिस्ट करे, वो वापसी अपनी इनिशियल स्टेट में आ जाए, क्योंकि वो इलास्टिक बिहेवियर पोजेस कर रहा है, तो इसके लिए उसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होती है। बट ये रिस्टोरिंग फोर्स आप डिटरमिन नहीं कर सकते यूजिंग द नेचुरल मेथड्स, तो इसलिए हम बोलते हैं कि अगर आप इक्विलिब्रियम पे हो, इक्विलिब्रियम चल रहा है, तो डिफॉर्मिंग फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स इक्वल रहते हैं, तो यहां से आपकी जो स्ट्रेस की डेफिनेशन है दैट चेंजेस एंड यू गेट स्ट्रेस एज रिस्टोरिंग फोर्स। जो भी आपकी रिस्टोरिंग फोर्स है, डिफॉर्मिंग फोर्स, को मैंने गलत लिख दिया ना, डिफॉर्मिंग फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। ऑलराइट, इज दिस ओके गाइस? ये चीज समझ में आई सबको या फिर कोई कंफ्यूजन है? नो मैम, आ गई। नो मैम। आ गई कोई कंफ्यूजन या फिर समझ में आई? चैट पे बताते रहो, जो बच्चे चैट पे रिस्पॉन्स कर रहे थे। ठीक है, सब बच्चे एक्टिवली बताओ मेरे को। काफी सारे बच्चे आ गए हैं, साद ने हैंड रेस कर रखा है। बच्चा कोई डाउट है तो आप लिख दो। गुड मॉर्निंग ऋषु, बच्चा आप लेट हो, टाइम पे आओ क्लास के अंदर। ऐसे लेट उठोगे लेट आओगे तो कोई फायदा नहीं है, मिस हो जाएगा, आधे घंटे का मिस हो गया है अभी।
ठीक है, मैम स्ट्रेस के सिंबल को क्या कहते हैं? ये सिग्मा होता है बच्चा, ये सिंबल जो है ना, ये ऐसा अजीब सा जो आधा एनक टाइप का लग रहा है, उसको हम सिग्मा कहते हैं। एक और बच्चे ने पूछ रखा है इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि बॉडी जो है ना वो बैलेंस्ड है। ठीक है, इक्विलिब्रियम को आप बैलेंस से रिलेट करो, तो इक्विलिब्रियम को आपने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा होगा कि जितनी भी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं बॉडी पे वो एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, तो मैम वो जो लास्ट में फोर्सेस है ना, वो जो फोर्सेस है वो कैंसिल आउट हो रही है। वेरी गुड, ऑब्जेक्ट आपकी रेस्ट पे है। ठीक है, तो उसको हम इक्विलिब्रियम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऑलराइट आदित्य बच्चा, इज इट क्लियर? यस मैम। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम का यही मतलब होता है कि अगर आपकी बॉडी इक्विलिब्रियम पे है, उसमें आपने कुछ डीफॉर्मिंग फोर्स लगाई है और बॉडी के अंदर रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुई है, तो वो डीफॉर्मिंग और रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो इक्वल होगी। तो इसलिए मैंने स्ट्रेस की डेफिनेशन को चेंज करके लिख दिया कि स्ट्रेस को हम लिख सकते हैं एज अप्लाइड फोर्स डीफॉर्मिंग फोर्स डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, कोई मुझे यूनिट बताएगा, स्ट्रेस की यूनिट क्या होगी? व्हाट विल बी द यूनिट? मीटर स्क्वायर। क्या बोला, फिर से बोलो बच्चा, आपकी वॉइस ब्रेक हो गई। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। गुड जॉब, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये यूनिट किसी और की भी होती है? यस मैम। किसकी? वो क्या सोचो किसकी होती है ये यूनिट, किसी और भी क्वांटिटी की होती है? मैम? प्रेशर। वेरी गुड, ये यूनिट प्रेशर की होती है। तो कभी कभी आपको स्ट्रेस जो है ना वो पैस्कल्स के फॉर्म में भी दिखेगा। पैस्कल्स होती है ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को प्रेशर में पैस्कल बोलते हैं ना, तो वैसे ही आपको स्ट्रेस भी पैस्कल के फॉर्म में कभी कभी क्वेश्चन में दिख सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। यहां तक क्लियर है सबको कि हाँ मैम स्ट्रेस समझ में आया? यस यस मैम। यस मैम। यस, आगे चले। मैम। यस मैम। हाँ जी, मैम जैसे बोलो, कोई बच्चा स्ट्रेस कुछ निकाल पूछ रहा रहा है। था? यस मैम। हाँ, मैम जैसे इसमें दी फोर्सिंग फोर्स अपॉन एरिया निकलते हैं तो स्ट्रेस निकलते हैं, तो स्ट्रेस है क्या इसमें? जैसे जैसे इसमें हम निकाल रहे बच्चा, जैसे स्ट्रेस है। हाँ, यस मैम, तो तो मैं सोचा स्ट्रेस सर। आपका हो जाएगा। स्ट्रेस यस आपकी मैम। एक फिजिकल क्वांटिटी है जो जब आप किसी बॉडी पे रिस्टोरिंग फोर्स लगा रहे हो, वो जो यस आप मैम। कुछ अप्लाई कर रहे हो फोर्स, तो उस बॉडी के अंदर यस मैम। रिस्टोरिंग फोर्स आ रही है। ठीक है, तो यस मैम। स्ट्रेस की डेफिनेशन ही यही है कि जो आपकी रिस्टोरिंग फोर्स बॉडी के अंदर डेवलप हो रही है डिवाइडेड बाय द एरिया, द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बॉडी इज नोन एज स्ट्रेस। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई भी बॉडी है उस पर आप फोर्स लगा रहे हो, तो आपने देखा कि रिस्टोरिंग और डिफॉर्मिंग फोर्स सेम होगी इक्विलिब्रियम में। स्ट्रेस जो होगा वो आपका अप्लाइड फोर्स, जो भी आप फोर्स बॉडी पे अप्लाई कर रहे हो, डिवाइडेड बाय द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दैट बॉडी, दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस। ओके मैम। ठीक है, इज इट ओके नाउ? यस मैम। तो इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उससे सब बच्चे बहुत इजीली कर पाएंगे। बच्चा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो है वो आपका बाद में आएगा, ये हम टॉपिक अगली क्लास में कवर करेंगे। ऑलराइट, स्ट्रेन जब हम पढ़ेंगे उसके बाद आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेन आएंगे, जब आप ये चीज समझ पाओगे। ठीक है शिवम, इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करें, इसको पोल क्वेश्चन बना देती हूँ, सब बच्चे देख के रखो। क्वेश्चन थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ, एक बार सब बच्चे म्यूट पे चले जाओ। आपको गिवन क्या है, दैट ए और बी आर टू वायर्स। नहीं बच्चा, यंग्स मॉडुलस नहीं होता, यंग्स मॉडुलस अलग चीज है, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, यंग्स मॉडुलस इज डिफरेंट, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज डिफरेंट। अब ए और बी आपके पास दो वायर हैं, बोला है कि रेडियस ऑफ ए इज ट्वाइस दैट ऑफ बी। तो मतलब आपके पास ये ए है, ये सपोज वायर ए है, ठीक है, और ये आपकी वायर बी है। यही बोला है ना आपको कि रेडियस ऑफ ए इज ट्वाइस दैट ऑफ बी, तो मैंने ए बड़ा बना दिया, बी छोटा बना दिया। तो अब अगर बी का रेडियस मुझे गिवन है आर है, तो ए का रेडियस हो गया 2r। ठीक है, तो आपको बताना क्या है कि बी के ऊपर जो स्ट्रेस है वो कितना है। ठीक है, ए के रिस्पेक्ट में बी के ऊपर जो स्ट्रेस है वो कितना है। क्वेश्चन सबको समझ में आया? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन सबको समझ में आया? अब एक बार सॉल्व Yes, करो ma'am. फटाफट। मैं इसका पोल क्वेश्चन बना रही हूँ। ठीक है, तो आप पोल क्वेश्चन, सब लोगों ने सीखा था ओरिएंटेशन में आंसर करना, तो अब आप पोल क्वेश्चन आंसर करोगे। तब तक आप लोग देखो कि कौन सा सही ऑप्शन लग रहा है आप लोगों को। नहीं नहीं, मुझे बताओ मत, पोल में आंसर करना, तब तक आप कैलकुलेट कर लो। सब लोग अपना ऐसे पर्सनल कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो चलो, अब मैंने पोल लॉन्च कर दिया है, तो जिस बच्चे का आंसर निकल गया है वो अपना आंसर कर सकता है। आपके पास नोटिफिकेशन आई होगी,
जिस बच्चे ने नोटिफिकेशन पे नहीं क्लिक किया वो एक्टिविटीज आइकॉन में जाओ, वहां पे पोल क्वेश्चन आएगा, उस पर आप आंसर कर सकते हो। ठीक है, मैं बताती रहती हूँ कि क्या क्या वोट आ रहे हैं मेरे पास। तो अभी कुछ बच्चों ने बी के लिए वोट करा है, बच्चों ने बी मतलब बैट, बैट को दिया है 1 वोट, सी को आ गए हैं 3 वोट, डी को आ गए हैं 2 वोट, 6 वोट आए हैं टोटल। क्लास में भी बहुत सारे बच्चे हैं तो सब बच्चे आंसर करते रहे। ठीक है, ठीक है, डी को और सी को एक और वोट आया, बी को खाली 1 वोट है, बाकी सारों को 4-4 वोट आ गए हैं। तो ठीक है, चलो अब मैं बता देती हूँ, आप लोग तब तक वोटिंग करते रहो, मैं आप लोगों को थोड़ा सा ब्रीफली बताती हूँ कि क्या आंसर आएगा इसका। तो मुझे यहाँ पे क्योंकि रेडियस गिवन है तो मैं क्रॉस सेक्शनल एरिया निकाल सकती हूँ। जो भी फोर्स लगेगी वो ऐसे लगेगी ना, कुछ भी मैं फोर्स लगाऊंगी तो कुछ इस तरीके से लगाऊंगी, तो मेरा क्रॉस सेक्शनल एरिया ये हो जाएगा। तो क्या होगा ये क्रॉस सेक्शनल एरिया? पाई आर स्क्वायर, यस मैम। है ना। सर्कल का तो एरिया यार पाई आर स्क्वायर ही होता है। तो एरिया ऑफ बी कितना हो गया? पाई आर स्क्वायर सिंपली। और एरिया ए का कितना हो जाएगा? पाई इंटू 2r स्क्वायर। तो इसका क्या मतलब है, इसका एरिया कितना आ जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। इस चीज से सब लोग अग्री कर रहे हो कि हाँ मैम, एरिया ऑफ ए इज 4 पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ बी इज पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब आपको बोला गया है कि उनको सेम लोड से स्ट्रेच कराए, मतलब दोनों पे जो फोर्स लग रही है वो सेम लग रही है। तो लेट मी डिटरमिन स्ट्रेस। स्ट्रेस ऑन बी मेरे पास कितना आ जाएगा? सिंपल, फोर्स अपॉन एरिया, एफ अपॉन ए, मतलब फोर्स डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर। और स्ट्रेस ऑन ए कितना आ गया? स्ट्रेस ऑन ए आ जाएगा फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, फिर से मतलब फोर्स डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल सही हो गया ये तो, इसमें तो कुछ कंफ्यूजन नहीं है यहाँ तक। नो मैम। ठीक है, अब इन दोनों को रिलेट कर लो। देखो, जो स्ट्रेस ऑन ए है ये जो आपकी पूरी टर्म है, ये तो स्ट्रेस ऑन बी के इक्वल है। तो स्ट्रेस ऑन ए इज इक्वल टू 1/4 ऑफ स्ट्रेस ऑन बी, मतलब बी के ऊपर जो स्ट्रेस है दैट इज 4 टाइम्स द स्ट्रेस ऑन ए वायर। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ? विच ऑप्शन इज करेक्ट? बी। बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो जिस बच्चे ने भी बी आंसर किया, गुड जॉब, वेरी गुड, क्लैपिंग फॉर यू। जिन्होंने गलत आंसर किया उनको समझ में आया क्या गलती हुई? मैं वेरी फ्रैंकली बोल रही हूँ, क्वेश्चन को Yes, सॉल्व ma'am. करना बहुत जरूरी है बेटा। जरूरी नहीं है कि आप क्वेश्चन सही कर रहे हो गलत कर रहे हो, अभी स्टार्टिंग में से ही क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू करो। ठीक है, डरो मत कि नहीं मैम मेरे को तो लग रहा है मेरा आंसर सही नहीं है तो मैं आंसर ही नहीं करूंगा। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, अब जिस बच्चे ने गलत सॉल्व किया होगा उसको भी समझ में आएगा कि हाँ मेरा गलत क्यों आया। ठीक है, तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल रहता है। तो सब बच्चों को ये क्लियर है? स्ट्रेस का मतलब समझ में आया? जिस बच्चे को डाउट था कि मैम एरिया फोर्स वगैरह कैसे लगाएंगे, कैसे निकालेंगे स्ट्रेस, समझ में आया कि कैसे हुआ ये क्वेश्चन सॉल्व? ठीक है, स्ट्रेस का Yes, कॉन्सेप्ट ma'am. क्लियर है? आगे चले, चलो। Yes, तो ma'am. नाउ वी वांट टू अंडरस्टैंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेस हमें समझने हैं। तो स्ट्रेस डिपेंड करता है कि एक्सटर्नल फोर्सेस आप किस तरीके से अप्लाई कर रहे हो। जो भी टाइप्स ऑफ स्ट्रेस होते हैं ना, वो आप डिवाइड कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ हाउ यू आर अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स टू देम। सो लेट मी टेल यू हाउ वी कैन डिवाइड इट। तो स्ट्रेस जो होता है मेरे पास, आई कैन डिवाइड इट इनटू दिस एंड दिस। स्ट्रेस को मैं 2 तरीके से डिवाइड कर सकती हूँ। एक होता है मेरा नॉर्मल स्ट्रेस और दूसरा होता है मेरा टेंजेंशियल या शियर स्ट्रेस। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है ये समझो। नॉर्मल स्ट्रेस का मतलब होगा कि जो भी आप फोर्स लगा रहे हो वो परपेंडिकुलर लगा रहे हो क्रॉस सेक्शन के। ठीक है, आपके पास कोई वायर है, ठीक है, आप जैसे पिछले वाले केस पे भी हमने देखा, वायर में नीचे हमने फोर्स लगाई, स्प्रिंग के अंदर भी आप देख रहे हो स्प्रिंग में आप नीचे फोर्स लगा रहे हो। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं नॉर्मल स्ट्रेस के। ठीक है, कि आप जो फोर्स लगा रहे हो दैट इज परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। शियर स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस का मतलब क्या है कि अब मेरे पास ऐसे ये डब्बा है, मैं इसका ये जो ऊपर वाला फेस है इस पे फोर्स लगा रही हूँ और मैं इस पे ऐसे करके फोर्स लगा रही हूँ। ठीक है, आई एम अप्लाइंग फोर्स लाइक दिस। कैन यू गाइस सी दैट? यस मैम। ठीक है, मैं इस तरीके से फोर्स लगा रही हूँ। तो इससे क्या हो रहा है कि मैं ये जो भी एरिया है उसके टेंजेंट फोर्स लगा रही हूँ। ठीक है, आई एम अप्लाइंग फोर्स इन द टेंजेंशियल डायरेक्शन। तो उसको हम टेंजेंशियल स्ट्रेस से रिप्रेजेंट करते हैं। इज दैट ओके गाइस?
ठीक है, ये दो मतलब समझ में आए। अभी हम डिटेल में सारे टाइप्स कवर करेंगे, अभी ये बेसिक Yes, समझ में ma'am. आया डिफरेंस। अब Yes, नॉर्मल स्ट्रेस को ना फर्दर डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू, एक आपका होता है लॉन्गिट्यूडनल, तो लॉन्गिट्यूडनल का मतलब है लेंथ के अलोंग। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल का मतलब है लेंथ के अलोंग। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ चेंज कर रहे हो, ब्रेड्थ चेंज कर रहे हो, कोई भी एक डायमेंशन चेंज कर रहे हो, तब आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस आता है। एक आपका होता है बल्क या वॉल्यूम स्ट्रेस। तो अगर आप परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगा रहे हो फोर्स सच दैट द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग, उसको हम कहते हैं बल्क या वॉल्यूम स्ट्रेस। इज दिस ओके गाइस? इसको भी हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे सबको। यस मैम। अब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं दो तरीके से। ठीक है, एक होता है आपका टेंसाइल, वन टाइप ऑफ स्ट्रेस इज टेंसाइल स्ट्रेस, और दूसरा आपका होता है कंप्रेसिव। तो बहुत ही इजी है इनको समझना। टेंसाइल का मतलब है कि आप फोर्स ऐसे लगा रहे हो कि कोई ऑब्जेक्ट लंबी हो रही है। कंप्रेसिव का मतलब है कि आप फोर्स ऐसे लगा रहे हो कि आपकी ऑब्जेक्ट छोटी हो रही है। ठीक है, ये बेसिक चीज क्लियर है सबको? Yes, ma'am. ये टेबल सबको समझ में आई? Yes, सब ma'am. बच्चे बताओ, चैट वाले बच्चे भी बताओ, ऋषु, शिवम, अंकित, अमन, सबको समझ में आई? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। यस मैम, वेरी गुड। लेट अस मूव फॉरवर्ड। अब ये टाइप्स को समझते हैं डिटेल के अंदर। ठीक है, टाइप्स को डिटेल में समझते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का सबसे पहले मतलब क्या है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस ना आपका खाली सॉलिड के अंदर ही अकर करता है। सबसे पहले ये चीज समझ लो कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस विल ओनली अकर इन सॉलिड, और ये तभी पिक्चर में आता है जब कोई एक डायमेंशन जो है सॉलिड बॉडी की, ठीक है, या तो फिर उस बॉडी की लेंथ, या फिर उस बॉडी की ब्रेथ, या फिर उस बॉडी की हाइट, ये कोई डायमेंशन काफी बड़ी हो। जैसे अगर आप किसी वायर की बात कर रहे हो तो वायर की ब्रेथ और हाइट कुछ ज्यादा नहीं होती, बट वायर की लेंथ जो होती है वो बहुत लंबी होती है। तो वायर में जब आप फोर्स लगाओगे तो उसकी खाली लेंथ चेंज होती है, तो उसको हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जो होता है वो लेंथ के अलोंग अप्लाई किया जाता है। अब आप ये चीज समझो कि दो तरीकों से आप लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, पहला तरीका क्या है कि आपके पास ये ऐसे एक वायर है सपोज। ठीक है, ये आपके पास कोई वायर थी और इसमें आपने फोर्स लगाई ऐसे। तो अब इस केस में क्या होगा? लेंथ बढ़ेगी, कम होगी? व्हाट डू यू गाइस थिंक विल हैपन? मैम लेंथ बढ़ेगी। लेंथ बढ़ जाएगी ना, लेंथ इंक्रीजेस। यस मैम। तो इसको हम कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेस, अगर आपकी जो लेंथ है वो इंक्रीज कर रही हो। कंप्रेसिव स्ट्रेस हो गया इसका उल्टा बेटा। इसका मतलब क्या है कि कंप्रेसिव स्ट्रेस में क्या होगा? कंप्रेसिव स्ट्रेस में मैं फोर्स लगा रही हूं कुछ इस तरीके से, ये मेरा क्रॉस सेक्शनल एरिया, मैं कुछ ऐसे फोर्स लगा रही हूं। तो अब इस केस में क्या होगा? सपोज मैं दोनों साइड पे लगा देती हूँ। यस मैम। इस साइड में क्या होगा? इस वाले केस में क्या होगा? मैम लेंथ कम हो जाएगा। लेंथ कम हो जाएगा ना। सब बच्चों को दिख रही है ये चीज? लेंथ विल डिक्रीज। यस मैम। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस मतलब वो किसी भी एक लेंथ, ब्रेड्थ या हाइट के अलोंग एक्ट करता है, मतलब खाली एक डायमेंशन उसमें चेंज होती है। और टेंसाइल का मतलब आप इस तरीके से फोर्स लगा रहे हो कि आपकी जो लेंथ है वो इंक्रीज कर रही है, और कंप्रेसिव स्ट्रेस मतलब आपने फोर्स ऐसे लगाई है कि जो लेंथ है वो डिक्रीज कर रही है। तो इसको इस तरीके से मैं और फॉर्मली बोल सकती हूँ कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इंक्रीज इन लेंथ ऑफ अ बॉडी, that is known as tensile stress. And compressive stress matlab the longitudinal stress which is produced due to decrease in length of a body under the deforming force. I will say that is compressive stress. ठीक है, दोनों का जो डेफिनेशन रहेगा वो सेम ही रहेगा। जैसे इसको हम सिग्मा एल से रिप्रेजेंट करते हैं कुछ बुक्स में, तो दोनों का मतलब यही है कि आप फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात कर रहे हो। ठीक है, ये जो है आपका एरिया है ए, बट मतलब चेंज हो जाता है कि टेंसाइल का मतलब है कि लेंथ इंक्रीज कर रही है, कंप्रेसिव का मतलब है कि लेंथ डिक्रीज कर रही है। इज दिस क्लियर गाइस? ये चीज सबको क्लियर है? यस मैम। यस, बाकी बच्चे Yes, ma'am. बताओ, नहीं समझ में आई बच्चा? एक बार रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले ये चीज समझो कि स्ट्रेस के अलग अलग टाइप्स जो होते हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जो है वो आपका तब सॉलिड के अंदर ही एक्ट करता है, और तभी एक्ट करेगा जब आपके सॉलिड के अंदर या तो फिर लेंथ ज्यादा है, या फिर ब्रेड्थ ज्यादा है, या फिर हाइट ज्यादा है। ठीक है, तब आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस प्ले के अंदर आ जाएगा। सॉरी।
अब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को आप दो तरीके से डिवाइड कर सकते हो, आप दो तरीके से किसी भी बॉडी की लेंथ चेंज कर सकते हो, या तो फिर मैं उस बॉडी को लंबा कर दूं, या फिर मैं जो भी बॉडी थी उसको छोटा कर दूं, है ना। तो टेंसाइल स्ट्रेस विल डील विद द केस जब आपका जो सॉलिड है उसकी लेंथ आप बढ़ा रहे हो, आप फोर्स इस तरीके से लगा रहे हो कि सॉलिड की लेंथ इंक्रीज कर रही है। और कंप्रेसिव स्ट्रेस जो होगा वो उस केस से डील करता है जब आपने डिफॉर्मिंग फोर्स जब लगाई है तो जो लेंथ है वो बॉडी की डिक्रीज कर रही हो, मतलब आपने कुछ ऐसे लगाई है, ठीक है, कि बॉडी की जो लेंथ है दैट इज डिक्रीजिंग। ऑलराइट, इज इट ओके नाउ? दोनों का फॉर्मूला सेम ही रहेगा, फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस का मतलब फोर्स अपॉन एरिया ही होता है। ओके मैम। ओके, सबको सही है, सबको क्लियर है? यस मैम। यस मैम। शिवम, ऋषु, जब आप बोलते हो ना तो मुझे पता नहीं होता कि कौन सा ma'am. बच्चा बोल रहा है असल में, तो इसलिए जो चैट पे नाम आ रहे हैं वो तो मैं ले पा रही हूँ। अगर कोई बच्चा हैंड रेज कर रहा है, अगर कोई बच्चे को कोई भी डाउट है तो आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ लो, या फिर आप अपना चैट बॉक्स पे भी लिख सकते हो, इट्स परफेक्टली फाइन। ऑलराइट, मुकेश इज सेइंग यस, अंकित इज सेइंग यस, शिवम इज सेइंग यस। तो लेट अस मूव ऑन, अब इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हम ना इसी तरीके से क्लास कंडक्ट करेंगे कि कोई कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे फिर उसका क्वेश्चन करेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन करेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन करेंगे, तो उससे आप लोग भी बहुत अच्छे से सब कुछ समझ पाओगे, ठीक है। तो चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बहुत अच्छा इजी क्वेश्चन है, घबराने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोल क्या रखा है, ये क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है कि डायग्राम ड्रॉ कर लो, ठीक है। अगर क्वेश्चन में डायग्राम नहीं गिवन है तो आप ट्राई करो कि डायग्राम हम खुद ड्रॉ कर लें, उससे बहुत इजी हो जाएगा। तो बोल क्या रखा है, a load of 4 kg is suspended from a ceiling through a steel wire of radius 2 millimeter। मतलब ये आपकी सीलिंग है, ठीक है, दिस इज सीलिंग। यहां से इन्होंने एक स्टील की वायर टांग रखी है, ठीक है, स्टील की ये मेरी वायर हो गई, ठीक है। जैसे आप देख रहे हो कि मैंने स्टील की वायर को थोड़ा सा मोटा बनाया है ताकि हम उसका जो रेडियस है उसको भी देख पाए। ये स्टील वायर का जो रेडियस है वो आपको गिवन है एज 2 मिलीमीटर। तो 2 मिलीमीटर का मतलब क्या हो गया, 2 इंटू 10⁻³ मीटर्स, ठीक है। बोला है अ लोड ऑफ 4 kg सस्पेंडेड फ्रॉम दिस वायर, मतलब यहाँ पे ये जो वायर है इसमें 4 kg का हमने लोड डाल रखा है, ऐसे कुछ ये आपका सिस्टम है जो आपने ड्रॉ करा, ठीक है। इज दिस ओके गाइस? अब मुझे ये बताओ कि वायर Yes, पे ma'am. कितनी फोर्स एक्ट करेगी, व्हाट विल बी द फोर्स व्हिच विल एक्ट ऑन द वायर? हमें टेंसाइल स्ट्रेस की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले फोर्स निकालनी पड़ेगी ना। तो वायर में कितनी फोर्स एक्ट कर रही है, फोर्स की वैल्यू क्या होगी बताओ? फोर्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, वायर में फोर्स एक्ट कर रही है नहीं कर रही कोई? आपने कोई मास को नीचे लगा दिया वायर के तो उस पर फोर्स तो एक्ट करेगी ना, उस मास की वजह से कितनी फोर्स एक्ट करेगी? मैम ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगी। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगी। ग्रेविटेशनल फोर्स की क्या वैल्यू होती है बेटा? बिल्कुल सही बोल रहे हो, 9.8 mg 9.8 तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना। लेते फोर्स कितनी एक्ट कर रही है, mg? हैं mg एक्ट कर रही है नहीं कर रही? 10 लेते हैं, मैम, बट इस 40 क्वेश्चन में मैम 40 यस मैम 40 एक्ट करेगी। इस क्वेश्चन Yes, में ma'am. हमें गिवन है कि g की वैल्यू हमें ये लेनी है, ठीक है। तो Yes, ये ma'am. चीज भी देखो, तो इसका अच्छा, मतलब okay. क्या है कि फोर्स की वैल्यू कितनी हो गई, 4 मल्टीप्लाइड बाय जी की ये जो अजीब सी वैल्यू गिवन है 3.1 पाई, ठीक है। सबसे पहले बताओ बच्चों को फोर्स समझ में आई कि ये वायर पे Yes, कितनी ma'am. फोर्स एक्ट करेगी? यस मैम। ठीक है, आपको भी पता है ना कि अगर मेरे पास सीलिंग से मैंने कोई वायर टांग रखी है, उस पर मैंने कोई ब्लॉक लगा रखा है, मास है मेरे पास, तो उसमें कितनी फोर्स एक्ट कर रही है, 4 इंटू 3.1 पाई, मतलब फोर्स मतलब mg एक्ट करेगी, फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगी नीचे की डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये तो मेरी फोर्स हो गई। अब मैं एरिया भी निकाल सकती हूँ, स्ट्रेस के लिए मुझे एरिया की भी जरूरत है, एरिया में निकाल सकती हूँ। मेरे को रेडियस की वैल्यू पता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया की क्या वैल्यू रहती है बच्चों? एरिया ऑफ अ वायर कितना आएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया? देखो एरिया ऑफ अ वायर जो होता है ना वो मतलब हो गया कि एरिया इस सर्कल का कितना होगा, तो पाई आर स्क्वायर ही तो हो जाएगा। यस अग्रीड, सब बच्चे अग्री कर रहे हैं? yes ma'am यस मैम यस मैम। यस मैम, Yes, 3 ma'am. बच्चों ने 4 बच्चों ने बोल दिया यस मैम, ठीक है बढ़िया। बाकी बच्चे भी चैट बॉक्स पे रिस्पॉन्ड करते रहो, ठीक है। अमन इज ऑल्सो सेइंग यस। तो इसका मतलब है एरिया मेरा कितना हो गया, पाई इंटू आर कितना है, 2 2 into 10 इंटू 10⁻³
तो इसका स्क्वायर। यस मैम। ठीक है, पाई को हम एज इट इज रह देते हैं क्योंकि पाई जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों में। तो एरिया मेरे पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 पाई मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁶ मीटर स्क्वायर। इस चीज से सब लोग अग्री कर रहे हो? यस मैम, नो मैम? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम, सब बच्चे Yes, अग्री ma'am. कर Yes, रहे ma'am. हैं? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है, Yes, बहुत ma'am. सारे यस मैम आ गए। बहुत सिंपल तरीके से करवा रही हूँ। वैसे ये क्वेश्चन ऐसे 1 सेकंड का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, जब आप एक बार चैप्टर पूरा सीख लोगे। अब स्ट्रेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? स्ट्रेस की वैल्यू कितनी पड़ी थी हमने? मैं फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, F फोर्स into अपॉन A. एरिया होती है, एफ इंटू ए Yes, होती ma'am. है, एफ बाय ए होती है। F F by by As By- into बाय ए F हो गया ना? by वेरी गुड, F एफ by बाय by- ए। ठीक है, स्ट्रेस हो गया आपका एफ बाय ए। तो स्ट्रेस की वैल्यू निकाल लेते हो सिंपली। स्ट्रेस मेरे पास कितना आ जाएगा? फोर्स मेरे पास है 4 इंटू 3.1 to पाई 3.1. डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू 10⁻⁶ -6। तो ये 4 Yes, और ma'am. 4 कैंसिल हो गया, पाई और पाई कैंसिल हो गया। स्ट्रेस की क्या वैल्यू आई मेरे पास? 3.1 रह 10⁻⁶. जाएगा 10 की पावर 6 Yes, ma'am. इंटू into 10⁻⁶ 10⁻⁶. न्यूटन No. मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर। न्यूटन मीटर। अब बताओ कि कितने बच्चे एग्री कर रहे हैं, कितने बच्चे सही बोल रहे हैं? आंसर सही आ गया मैम, यस मैम, हम हैप्पी हैं। आंसर आ गया? बच्चों को समझ में आया क्वेश्चन में क्या हुआ? Yes, ma'am. समझ Yes, में आ yes, गया। ma'am. मजा आ रहा है ना क्लास में? ऐसे बोरिंग तो नहीं हो रही ना क्लास? अच्छा अच्छा, देखो अब No, बाद ma'am. के नो ये जो मैम। बाद वाले Yes, चैप्टर्स है ना ma'am, आ बुक रही है। 2 के अंदर, ये जो चैप्टर्स है ये थोड़े Okay. थियोरेटिकल है। ठीक है, तो इन चैप्टर्स में डरने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छे चैप्टर्स हैं, इजीली हो जाएंगे, कम फॉर्मूलाज हैं, तो बहुत अच्छे से ये चैप्टर सारे कवर हो जाते हैं। ठीक है, डेरिवेशन भी जरूरी रहती है, सब कुछ Yes, जरूरी ma'am. रहता है, तो हमें कंबाइन सब चीजों पे फोकस करना है। ऑलराइट, कोई भी प्रॉब्लम हो क्लास में तो बताते रहना। ये क्वेश्चन सबको क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, एक और क्वेश्चन करवा देती हूँ। करवा दूं एक और क्वेश्चन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. 5 मिनट और रुक जाओ, एक और क्वेश्चन करवा देती हूँ। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है? One end of a uniform wire of length L and of weight W is attached rigidly to a point in the roof. इसका मतलब है पहले वाला जैसा ही क्वेश्चन है कि आपके पास ये सीलिंग है। ठीक है, यहां से आपने एक वायर, थोड़ी सी मोटी वायर बना रही हूँ इस बार ताकि आप लोगों को थोड़ा इजीली ये क्वेश्चन समझ में आए। आप लोगों ने ये जो वायर है ये यहाँ पे लगा रखी है। ठीक है, ये आपकी कोई एक वायर है जो यहाँ पे आपने लगा रखी है। आपको ये गिवन है कि इस वायर की जो लेंथ है वो है L और इस वायर का वेट भी आपको गिवन है एज W। ठीक है, आपको बोला है दैट इट इज अटैच्ड टू अ पॉइंट इन द रूफ एंड अ वेट W1 इज सस्पेंडेड फ्रॉम इट्स लोअर एंड। मतलब इसका जो नीचे वाला भाग है इसमें एक वेट मैंने लगा दिया है, जिसका जो भी मैंने मास लगाया जिसका वेट है W1। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया सबको? Yes, यहां ma'am. तक समझ में आया? अब आपको बोल रखा है कि ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना वायर का, ये भी आपको गिवन है एज S। तो आपको मुझे बताना जो है वो थोड़ी चीज मुश्किल है। आपको मुझे बताना है कि स्ट्रेस इन द वायर एट हाइट 3L/4 फ्रॉम इट्स लोअर एंड इज व्हाट। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये वाले एंड से ऊपर जाओ 3L/4 डिस्टेंस पे। ये डिस्टेंस है 3L/4। 3L/4 मतलब 3/4 ऑफ L, 75% ऑफ L। तो यहां पर मेरे पास एक पॉइंट आ गया, सपोज उस पॉइंट को मैं यहां पे बना रही हूँ P। तो आपको मुझे इस P पॉइंट से बताना है कि ये जो पॉइंट P है इससे कितना स्ट्रेस आएगा इस वायर के अंदर, इस पॉइंट P के अलोंग कितना स्ट्रेस होगा। तो क्वेश्चन सबको समझ में आया? सबसे पहले ये बताओ। Yes, ma'am. यस, बाकी बच्चों को बताओ क्वेश्चन समझ में आया? सिंपल एक वायर Yes, दे ma'am. रखी है जो सीलिंग से हैंग कर रखी यस है, मैम। नीचे उसमें वेट लगा रखा है W1। वायर का वेट भी आपको गिवन है, वायर का आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन है, सब कुछ गिवन है। आपको बोला है कि नीचे वाले एंड से 3L/4 डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P। मुझे बता दो कि कितना स्ट्रेस आएगा इस वायर में फ्रॉम दिस पॉइंट। ठीक है, मेजर चीज जो समझने की है इस क्वेश्चन में वो ये है कि अब ये जो P के नीचे वाला मास है, ये नीचे वाले मास की वजह से भी P पे फोर्स लग रही होगी। ये जो वायर है
इस पे W1 की वजह से तो फोर्स लग ही रही है, जो ये वेट 1 आपने Yes, हैंग कर ma'am. रखा है। बट ये जो नीचे वाला मास है, इसके वेट, इसका जो मास रहेगा, जो वेट ग्रेविटेशन की वजह से यहाँ पे एक्ट करेगा, उसकी वजह से भी फोर्स लगेगी। Yes, इस ma'am. चीज से सब लोग अग्री कर रहे हैं। तो मुझे कोई बताएगा कि इसका कितना वेट होएगा? ये जो पार्ट है मेरा, जो मैंने हाईलाइट कर रखा है, 3L/4 डिस्टेंस के नीचे वाला जितना भी पार्ट है, उसका वेट कितना होगा, बता सकते हो? कैन यू गाइस थिंक कि हाउ कैन वी डिटरमिन द वेट? आपको गिवन है कि जो पूरी लेंथ L है वायर की, उसका वेट है W। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ ना कि अब अगर मेरे पास 3/4 लेंथ है, तो 3/4 लेंथ का वेट तो 3/4 W ही हो जाएगा, है ना? Yes, शंकर ma'am. आई थिंक वही लिखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये वाला जो पार्ट है वायर का, इसका वेट कितना हो जाएगा? 3/4 ऑफ द वेट ऑफ द वायर। इज एवरीवन अग्रीइंग टू दैट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस। तो मेरे पास Yes, एक ma'am. तरीके से टोटल फोर्स कितनी आ गई इस पॉइंट पे? इस पॉइंट पे, ऑन पॉइंट P, टोटल फोर्स मेरे पास कितनी आ गई? एक तो आ गई ये जो वायर के वेट की वजह से है, 3/4 W, और दूसरी आ गई इस वाले वेट की वजह से, प्लस W1। तो स्ट्रेस आ जाएगा अब सिंपली। स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होगी? ये जो फोर्स है वो W1 प्लस 3/4 W डिवाइडेड बाय दी सरफेस एरिया। तो आपको गिवन ही Yes. था क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो है सरफेस एरिया नहीं, क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब बताओ, आंसर सी है मैम। आंसर सी है ना? निकल गया आंसर। Yes, ma'am. समझ में आया सब बच्चों को क्या हुआ इस क्वेश्चन के अंदर? डिड एवरीवन अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. मैम एक बार लेंथ और Yes. वेट का बता दो। लेंथ और वेट का बता दूं? बच्चा आप ये चीज देखो कि आपके पास जितनी वायर की लेंथ आप लोगे, उतना ज्यादा वेट होगा, Yes, है ma'am. ना? अब आपको गिवन है Yes, कि ma'am. पूरी जो वायर की लेंथ है उसका वेट है W। तो Yes, आपको ma'am. वेट निकालना किसका है कि ये जो पॉइंट P है, इसके नीचे और वाला नीचे जो तक। वायर का पार्ट है, उसका आपको वेट निकालना है, क्योंकि वो भी यहाँ पर कंट्रीब्यूट करेगा। Yes, ma'am. ठीक है? तो वो अब आप कैसे निकालोगे? जितनी ये लेंथ है उसका वेट निकाल लो। तो अगर Yes, पूरी ma'am. वायर का वेट जो है वो W है, पूरी जो टोटल लेंथ है उसका वेट W है, तो अगर मैं उस लेंथ का 3/4 काट दूंगी, तो 3/4 का वेट 3/4 हो जाएगा ना, जो Yes, भी ma'am. आपके पास टोटल वेट था। तो बस वो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है? कि 3/4 लेंथ जो है मेरी, जो P पॉइंट के नीचे है, उसका वेट हो गया 3/4 ऑफ द टोटल वेट। Yes, ma'am. ओके, इज दिस ओके गाइस? एवरीवन इज अग्रीइंग टू दिस? सबको समझ में Yes, आया ma'am. आज जो भी हमने पढ़ा? Yes, अब ma'am. आगे मूविंग ऑन, वी Yes, विल ma'am. कंटिन्यू। ठीक है? आगे हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। जो भी आपके बचे हुए टाइप्स ऑफ स्ट्रेस हैं, जो स्ट्रेन है, वो हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो थोड़ा सा आप लोग रिवाइज करके भी आना। आज की क्लास में मैं बहुत स्लो मूव करी थी, अगली क्लास में थोड़ा सा और फास्ट मूव करेंगे। ठीक है? Okay, ma'am. तो ऐसे ही करेंगे, Yes, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, थियोरी पार्ट पढ़ेंगे। तो आप लोगों के जो भी दोस्त लोग हैं, जो अभी क्लासेस में जैसे कम बच्चे हैं, पहले ज्यादा बच्चे थे, तो आप भी ट्राई करो कि बच्चे ये इंक्रीज हो, आपके जो दोस्त हैं वो भी क्लास में आ पाए। ठीक है? यू कैन टॉक टू योर फ्रेंड्स, यू कैन लेट देम नो कि बैच स्टार्ट हो गया है, क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, तो आप लोग भी ज्वाइन करो। अब आपकी अगली फिजिक्स की क्लास सैटरडे को होगी। ठीक है? सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास एवरीवन। इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चंस फॉर मी, यू कैन आस्क देम। किसी को कोई क्वेश्चन? No questions. Great. So thank you so much, everyone. Have a good day, guys. Bye bye. Bye.